डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा विषय है परंपरागत अध्ययन से आधुनिक अध्ययन की ओर राजनीति विज्ञान का प्रसार या बढ़ता हुआ कदम। मित्रों, हम देखते हैं कि कोई भी विचार, कोई भी परंपरा या कोई भी सिद्धांत स्थायी नहीं होता। उसमें परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु ये भी देखने वाली बात होती है कि कोई भी परिवर्तन एक दिन में एक झटके से नहीं होता। वो परिवर्तन सने सने एक सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने मूल विचारधारा को छोड़ता है और एक नई विचारधारा को पकड़ता है। आज हम देखते हैं कि कैसे परंपरावादी जो अध्ययन है वो आधुनिक अध्ययन की तरफ अपना रुख करता है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि पूरा समाज, पूरी व्यवस्था एक इस प्रकार से के सिस्टम से संचालित है कि एक जगह कहीं भी परिवर्तन होगा तो पूरे सिस्टम में परिवर्तन होगा। जैसे हम देखते हैं कि किसी तालाब के एक कोने में यदि हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट पूरे तालाब में लहरों की तरह अपनी प्रतिक्रिया देता है। उसी प्रकार समाज में भी परिवर्तन, एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन आता है। 19वीं सदी के अंत में, 20वीं सदी के प्रारंभ में हमने एक चीज देखी कि संसार में आविष्कारों और औद्योगिक क्रांति का एक व्यवस्था खड़ी होती है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, नए नए आविष्कार होते हैं और इन आविष्कारों और इस औद्योगिक क्रांति से समाज में एक नए वर्ग का उत्थान होता है और उस वर्ग का नाम है मध्यम वर्ग। जब ये मध्यम वर्ग समाज में खड़ा होता है तो वह समाज में अपनी भूमिका भी निभाना चाहता है और इस प्रक्रिया में मध्यम वर्ग निरंकुश या राजतंत्र को साइडलाइन करके और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस मध्यम वर्ग को अधिकार मिलते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना में भूमिका निभाता है मध्यम वर्ग, क्योंकि उसको शासन के संचालन में उसको भूमिका मिलती है। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से मध्यम वर्ग आया और मध्यम वर्ग ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना में महती भूमिका निभाई। उसी दौर में क्या होता है कि पूंजीवाद का भी जो घिनौना रूप है वो समाज के सामने आता है और यह मध्यम वर्ग एक समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। उसी दौर में, जिस दौर में ये प्रक्रियाएं चल रही थी, ये परिवर्तन चल रहा था, फ्रेंच सिद्धांत शास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे निश्चयवाद की एक संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों को यह सुझाव दिया कि उन्हें निश्चयवादी या वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देना चाहिए। अर्थात उनका सुझाव था कि सिद्धांतवादियों को
स्वप्नलोकीय अध्ययनों से बाहर निकल करके वर्तमान जगत की असफलताओं का कठोर रूप से यथार्थपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि काम्टे कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने जैसी व्यवस्था है आप उस पर तो विचार ही नहीं कर रहे हो, और आप एक आदर्शवादी व्यवस्था के आगमन की कल्पना कर रहे हो, तो ये आपका अध्ययन शोध निरर्थक है। सामने व्यवस्था चाहे कितनी भी असफल हो, कितनी भी बुरी हो, हमें उसमें सुधार करना है तो हमें उस व्यवस्था का अध्ययन करना होगा, अर्थात वास्तविक या व्यवहारिक अध्ययन पर काष्टे कामटे बल देते हैं। देखो मित्रों, किसी भी नवीन परिवर्तन के लिए कोई न कोई व्यक्ति उसकी शुरुआत करता है, और ये शुरुआत काष्टे कामटे करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत विधिवादी परंपरा को छोड़ करके सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में एक नई दृष्टि अपनाता है। इस नई दृष्टि के अनुसार हम समाज तथा सामाजिक समूहों को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस नई दृष्टि में राजनीति के अध्येताओं को कानूनी, संवैधानिक, संस्थागत अध्ययन के पीछे जो वास्तविक या यथार्थ शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए। जिन राजनीति वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पहल की उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इंग्लैंड के वाल्टर बेजहार्ट, अमेरिका के वुड्रो विल्सन और लॉर्ड ब्राइस प्रमुख हैं। देखो मित्रों, जो अपने वाल्टर बेजहार्ट हैं उन्होंने एक बुक लिखी है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बुक है? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक 1867 में लिखी गई। इस बुक में बेजहार्ट एक बात कहते हैं कि संस्थागत विधिवादी दृष्टिकोण के अध्ययन के पीछे हमें उसकी वास्तविकता पर बल देना चाहिए। वो कहते हैं कि देखो, देखने वाली बात है कि इंग्लैंड में सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा तीनों ही दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि तीनों में शक्ति बटी हुई है और तीनों ही बराबर शक्ति रखते हैं। परंतु ये तो हुआ संस्थागत अध्ययन। संस्थागत अध्ययन और विधिगत अध्ययन, विधि शास्त्रीय अध्ययन तो ये कहता है कि तीनों में शक्ति बराबर बटी हुई है। परंतु जब हम इसकी वास्तविक शक्ति पर ध्यान देते हैं और वास्तविकता पर जाकर देखते हैं तो इंग्लैंड में सम्राट और लॉर्ड सभा तो केवल सजावटी वस्तु है। असली जो शक्ति है वो किस में है? कैबिनेट में, कॉमन सभा में। तो बेजहार्ट यही कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतवादियों को न केवल संस्थागत और विधिवादी अध्ययन पर बल देना चाहिए, अपितु उस वास्तविकता पर भी बल देना चाहिए, उसका भी अध्ययन करना चाहिए कि इसमें शक्ति का स्रोत क्या है। उनसे प्रेरित होकर के अमेरिका के राजनीति शास्त्री वुड्रो विल्सन अपनी कृति कांग्रेशनल गवर्नमेंट, जो कि 1885 में आई, इस बुक में यह कहने का प्रयास करते हैं कि देखने में तो अमेरिका की कांग्रेस सबसे अधिक शक्तिशाली है। वहाँ के जो सिस्टम है, ढांचागत सिस्टम है, संस्थागत सिस्टम है, उसमें कांग्रेस शक्तिशाली है। परंतु कांग्रेस शक्तिशाली, कांग्रेस की शक्तियाँ उसकी समितियों में डिपेंड करती हैं, और वो जो समितियाँ हैं कांग्रेस की,
ये कांग्रेस की समितियों पर वहाँ का जो लॉबीज है, राजनीतिक दल है और विभिन्न जो समुदाय हैं, दबाव समूह हैं, इनका प्रेशर रहता है। समितियां उसी पर के हिसाब से काम करती हैं, प्रेशर के हिसाब से। तो वुडरो विल्सन कहते हैं कि शक्ति का केंद्र कहाँ हुआ? वो दबाव समूह, वो लॉबीज, वो राजनीतिक दल जो हमें दिखाई नहीं देते परंतु उन समितियों को प्रभावित करते हैं, और वो समितियां जो हैं वो कांग्रेस को प्रभावित करती है। इस प्रकार वुडरो विल्सन अपने अध्ययन में यह सिद्ध करते हैं कि संस्थागत अध्ययन में हमें शक्ति जहाँ दिखाई देती है, वास्तव में उस शक्ति के स्रोत वो अप्रत्यक्ष तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जेम्स ब्राइस, जिनकी कृति है अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जो कि 1898 में आई, इस बुक में वो लिखते हैं कि मुझे अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसे ही चित्रित करना है जैसी वे हैं। जेम्स ब्राइस अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि राज्य की शक्ति संरचना के अध्ययन में 3 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 1, राज्य का औपचारिक ढांचा और संवैधानिक रूप क्या है। नंबर 2, उसका व्यवहार में किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाता है। और नंबर 3, वह यह कि ऊपरी ढांचा और औपचारिक तंत्र के बाहर कौन से ऐसे तत्व हैं जो उस औपचारिक ढांचे को क्रियाशील एवं प्रभावित करते हैं। ये जो तीसरा बिंदु है, जेम्स ब्राइस इस बिंदु को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। मतलब वो अप्रत्यक्ष तत्व जो कि प्रत्यक्ष संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे निर्णयों में उनकी अपनी एक भूमिका होती है। इनमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, नौकरशाही, ये सारे तत्व शामिल होते हैं। और इसके भी अलावा वो मानवीय एवं सामाजिक व्यवहार, मनुष्य का वो स्वभाव, उसकी जो प्रकृति है, जो कि इन राजनीतिक दल, दबाव समूह, नौकरशाही आदि चीज़ों को प्रभावित करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है। इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ जब हमारा राजनीतिक विज्ञान मूव करता है, तो इस मूवमेंट में ये शुरुआती जो विद्वान हैं वो हमें एक आईना दिखाते हैं कि हमारा अब तक का अध्ययन केवल एक कल्पनाशील अध्ययन था। इसमें बेजहार्ट, वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस की रचनाएं राजनीति विज्ञान को यथार्थवाद की तरफ ले जाने वाले प्रारंभिक प्रयास माने जाते हैं। परंतु यथार्थवाद के इन प्रारंभिक चरण प्रयासों से राजनीति विज्ञान संस्थागत और विधिवादी परंपरा से मुक्त नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक पूरे सिस्टम में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन से राजनीति विज्ञान भी अछूता नहीं रह पाएगा। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत शास्त्री विद्वानों ने यह महसूस किया कि आखिर इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध एक तरीके से देखी जाए तो राजनीति शास्त्रियों की विफलता थी। तो उनको एक परिवर्तनशील होना जरूरी था। और इसी परिवर्तन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम ने अपनी एक प्रसिद्ध कृति न्यू
एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो उनकी बुक है, इस बुक में उन्होंने कहा कि राजनीति के अध्येताओं को एक नवीन मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, मतलब एक नवीन रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है कि कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर देंगे। अर्थात चार्ल्स मेरियम ने ये देख लिया कि अब कमरों में बैठ कर के और सिद्धांत बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फील्ड में उतर के हमें मानव के व्यवहार पर फोकस डालना पड़ेगा। हमें चाहिए कि अपेक्षा है पर बल देना पड़ेगा। जो व्यवस्थाएं जैसी हैं उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करना पड़ेगा और उनमें परिवर्तन के लिए धरातल पर प्रयास करना पड़ेगा। ये बातें चार्ल्स मेरियम समझ चुके थे और उसी का परिणाम था कि चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में अमेरिकी वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा। वहां पर बहुत सारे प्रयोग हुए, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और बहुत सारे जो ह्यूमन साइंस हैं उनमें प्रयोग हुए। तो यह महसूस किया गया कि इन प्रयोगों से जो आंकड़े, जो संशोधन से जो कच्चा माल हमें मिला है, क्यों ना उसका यूज हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान में भी कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया से हमें आगे चल करके 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1908 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में लॉर्ड ब्राइस ने आह्वान किया कि राजनीति विज्ञान की नई पीढ़ी को केवल तथ्य और तथ्यों पर ही बल देना चाहिए। इसके अलावा आर्थर बेंटले, चार्ल्स ए बियर्ड, एल लावेस जैसे विद्वानों ने आदर्श लोक की रचना करने वाले यूटोपियन सिद्धांत शास्त्रियों की खुलकर के आलोचना की और राजनीति विज्ञान में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया। 1920 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में हमारे सामने आते हैं। व्यवहारवादी परंपरा के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान और सांख्यिकी की विधियों व निष्कर्षों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मित्रों, 1925 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया जाना बहुत ही जरूरी है। मेरियम की तरह ही गोसलेन ने मतदान के आंकड़ों के इस्तेमाल में सांख्यिकीय व व्यवहारवादी तकनीकी पर बल दिया। मेरियम के ही शिष्य हेराल्ड लासवेल ने 1930 में यह कहा कि राजनीति को फ्रायड, जो एक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर संबंधित किया जाना
चाहिए। इस प्रकार चार्ल्स मेरियम, गॉसलेन, लासवेल जैसे शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों के योगदान से एक नवीन प्रकार का राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया, जिसे हम शिकागो स्कूल के नाम से जानते हैं। इस शिकागो स्कूल ने अपने पूर्व के अध्ययन, दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्थागत जो दृष्टिकोण थे, उन सब को छोड़ करके मनुष्य के व्यवहार और मानव के सामूहिक अध्ययन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया और यहीं से व्यवहारवाद का उद्भव होता है। 1930 तक व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शिकागो स्कूल अपना स्थान बना चुका था। आगे चल करके चार्ल्स मेरियम, गॉसलेन, लासवेल के अलावा डेविड ईस्टन हैं, स्टुअर्ट राइस हैं, रॉबर्ट डेहेल हैं, बीओ के जूनियर जैसे लोग अपनी कृतियों के साथ आगे आए। राजनीति विज्ञान के इन विद्वानों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान पर एक करारा प्रहार किया। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से अपना संबंध विच्छेद करते हुए इन्होंने मानव और राजनीति के बारे में अपने सामान्यकरण को विस्तृत व्यवहारिक साक्ष्य पर आधारित करने का प्रयास किया। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का मुख्य जोर था आंकड़ों पर, गणित पर। इन्होंने आदर्श और संस्थाओं पर बल देने के बजाय व्यक्ति के व्यवहार और उसके सामूहिक व्यवहार पर अधिक बल दिया। शिकागो स्कूल के प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु अनेक और केंद्र भी स्थापित हुए, जिनमें हम देखते हैं मिशिगन में स्थापित सर्वे रिसर्च सेंटर का उल्लेख किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय जैसे अन्य संस्थाओं में भी व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया गया। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के आज तक राजनीति विज्ञान के विकास की यात्रा को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 1945 से 1970 तक का है, जिसमें एकदम से राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, उन्होंने तथ्यों, मूल्यों, मानकों, संस्थाओं, आदर्श, दार्शनिकता, इन सारी चीजों को एक झटके में बाहर फेंक दिया और केवल वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। केवल आंकड़ों पर, मानव के व्यवहार पर, सामूहिक व्यवहार पर और केवल एक सटीक वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया और इस अध्ययन को हम व्यवहारवाद कहते हैं। परंतु 1970 के बाद एक परिवर्तन आया और इन विद्वानों ने देखा कि भैया ठीक है कि वैज्ञानिकता जरूरी है, आंकड़े, तथ्य, ये सारे चीजें जरूरी हैं, परंतु जिस अध्ययन में मूल्य और मानक नहीं होते वो अध्ययन अधूरा होता है। इन्होंने इस चीज का एहसास किया कि हम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं हो सकते। राजनीति विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक मानवीय विज्ञान है। मानव का जो स्वभाव है वो परिवर्तनशील है। वो कितना भी प्रैक्टिकली बात करे, परंतु वो वैल्यूज को नहीं छोड़ सकता, मूल्यों को नहीं छोड़ सकता। तो 70 के बाद जो एक परिवर्तन आया, जिसमें लियो स्ट्रास हैं, ऐसे विद्वान आए, इन्होंने वैज्ञानिकता के साथ साथ राजनीति विज्ञान में मूल्यों को भी स्थापित किया, मानकों को भी स्थापित किया। इस युग को हम उत्तर व्यवहारवादी युग कहते हैं। तो मित्रों, हमने देखा कि परंपरावादी जो दृष्टिकोण है, जो अध्ययन है, वो प्राचीन समय से चला आ रहा है और 19वीं सदी के लास्ट या मध्य से लेकर के
थोड़ा सा देखने में मिला है परिवर्तन हमें। अगस्टे काम्टे और बेजार्ट हैं, वुडरो विल्सन हैं, जेम्स ब्राइस हैं, इनके अध्ययनों में हमने धीरे 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 एक परिवर्तन देखते हैं। और ये परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते, चार्ल्स मेरियम तक, डेविड ईस्टन तक आते आते पूर्णतः आधुनिक हो जाता है। तो मित्रों, एक दिन में ही परंपरागत दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण में परिवर्तित नहीं किया जा सका। ये एक प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हम आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। तभी तो शुरू में कहा था कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में कोई ऐसी विभाजन रेखा नहीं है कि जिसको स्पष्ट सीमा की तरह स्थापित कर दिया जाए। दोनों के ही सिद्धांत एक दूसरे पर लागू होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो परंपरावाद से आधुनिकवाद की तरफ राजनीति विज्ञान का जो मूवमेंट है, जो परिवर्तन है, जो एक धारा है, ये समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम आधुनिक राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे। थैंक यू।